वेलकम टू इजी लर्निंग 700। इस वीडियो में आपको MGT211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का लेक्चर नंबर 29 से 31 तक करवाया जाएगा। तो पहला लेक्चर है इस वीडियो का लेक्चर नंबर 29। इसमें सबसे पहले है प्राइसिंग क्या है। तो प्राइसिंग समझने के लिए पहले प्राइस को समझे। प्राइस से मुराद वो वैल्यू जो सेलर रिसीव करता है जब एक्सचेंज होती है गुड्स या सर्विसेज की, यानी कि सामान दिया और उसके बदले जो प्राइस मिले, जो पैसा मिला, वो एक्चुअली एक वैल्यू होती है। वो उस सामान की एक वैल्यू होती है, जो भी कीमत होती है वो उस सामान की वैल्यू होती है। तो प्राइस का मतलब ये है कि सेलर को क्या वैल्यू रिसीव होगी जब एक्सचेंज होगी गुड्स या सर्विसेज की। तो इसी तरह से जब प्राइस के बाद प्राइसिंग की जाती है, जब ये पता चल गया कि प्राइस क्या है, तो फिर प्राइसिंग जो है वो प्राइसिंग का मतलब है वो प्रोसेस जिसमें ये डिटरमाइन किया जाता है कि कंपनी जो है वो क्या रिसीव करेगी जब एक्सचेंज करेगी वो अपनी प्रोडक्ट को, यानी क्या रिसीव करेगी, कितना प्राइस वो रिसीव करेगी जब प्रोडक्ट की एक्सचेंज होगी। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्राइसिंग, यानी कि प्राइस रखना कि कितने प्राइस होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं प्राइसिंग सेट करते वक्त? प्राइस सेट करते वक्त क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? मैक्सिमाइज़ करना अपने प्रॉफिट को, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। लेकिन साथ में मार्केट शेयर इंक्रीज़ करना, मार्केट का शेयर जितना बढ़ेगा उतनी ज़्यादा सेल होगी। साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी होता है और गेट रेट ऑफ स्टॉक, यानी स्टॉक को भी सामने रखा जाता है। प्राइसिंग जारी बात है, अगर ज़्यादा प्राइस होंगे तो स्टॉक फिर फंसा रहेगा, सेल नहीं होगी। और प्राइसिंग की भी कई सारी स्ट्रेटजीज़ होती हैं। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग होती है जिसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है कि कंपनी को कॉस्ट क्या पड़ी प्रोडक्ट की। फॉर एग्जांपल एक सोप है जिसकी कॉस्ट पड़ रही है 80 रुपीज़ की, तो 80 रुपीज़ तो उसकी कॉस्ट कंपनी को पड़ रही है और साथ में उसमें प्रॉफिट ऐड किया जाएगा, 20 रुपीज़ का प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो 100 रुपीज़ हो गई उसकी कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में ब्रेक इवन एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी होता है। ये एनालिसिस उस पॉइंट को बताता है कि कहाँ पे कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, यानी प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर कहाँ होंगे, कौन सा ऐसा पॉइंट है, वो पता चलता है ब्रेक इवन एनालिसिस। और ब्रेक इवन कैलकुलेट करने के लिए हमें फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को कंसिडर करना पड़ता है। फिक्स कॉस्ट वो होती है जो फिक्स रहती है, चाहे जितनी भी ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए, जैसे कि बिल्डिंग की कॉस्ट है। और वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जब नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ते हैं, प्रोडक्शन जब बढ़ती है तो वो बढ़ती जाती है। जैसे रॉ मटेरियल है, सोप की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। और टोटल कॉस्ट में दोनों शामिल होती है, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस यूज़ होता है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में, जो कि अभी आपको बताई गई थी। अच्छा, नई प्रोडक्ट की जब प्राइस रखी जाती है तो वो भी कुछ डिफरेंट प्राइसिंग यूज़ की जाती है, जिसमें से प्राइस स्कीमिंग है। प्राइस स्कीमिंग में क्या होता है, ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें प्रोडक्ट की जो इंट्रोडक्शन की प्राइस होती है मार्केट में, जब प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराई जाती है तो उसकी हायर प्राइस होती है जितनी मार्केट एक्सपेक्टेशंस होते हैं उससे ज़्यादा, यानी हाई प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं मार्केट स्कीमिंग। इसके भी फ़ायदे होते हैं अपनी, जैसे कि अगर कैलकुलेशन कोई हो गई है, कैलकुलेशन में मिस्टेक कोई हो गई है कॉस्ट कैलकुलेट करने में, यानी कि बनने में कॉस्ट ज़्यादा आ रही थी प्रोडक्ट को, सपोज 90 रुपीज़ कॉस्ट आ रही थी और मिस्टेकनली 80 रुपीज़ जो है वो कॉस्ट कैलकुलेट हो गई है। तो अब क्या होगा कि जब ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगी कंपनी, यानी कि 110 चार्ज कर रही है, 100 रुपीज़ जहाँ चार्ज करना था, तो जो 10 रुपये का जो उसका नुकसान था एक्चुअली, या प्रॉफिट में जो कमी आ रही थी, वो वहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगी इनिशियल हायर प्राइस की वजह से। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को जितनी ज़्यादा प्राइस होती है वो उसके हिसाब से उसको समझते हैं कि इसकी उतनी ज़्यादा क्वालिटी होगी, वैल्यू देते हैं वो प्राइस के मुताबिक कि जितनी ज़्यादा इसकी प्राइस होगी उतनी ज़्यादा इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो कस्टमर समझता है कि बस प्राइस ज़्यादा होने की वजह से इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, ये भी एक फ़ायदा होता है इसका। अच्छा, पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग होती है। इसमें ये होता है कि इनिशियली जो है प्रोडक्ट लो प्राइस पे जो है वो इंट्रोड्यूस की जाती है जब प्रोडक्ट आती है मार्केट एक्सपेक्टेशन से। मार्केट एक्सपेक्टेशन प्राइस जितनी होती है उससे कम पे प्रोडक्ट लाई जाती है मार्केट के अंदर, इसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। इसकी भी फ़ायदे हैं कि कंपनी जो है वो ज़्यादा मार्केट शेयर को कैप्चर कर सकती है इस स्ट्रेटजी के थ्रू, क्योंकि कम प्राइस होगी इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेंगे। और प्राइसिंग डिपेंड्स करती है ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर भी, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। अब फिक्स वर्सेस डायनामिक प्राइसिंग है। फिक्स प्राइसिंग में क्या होता है कि प्राइस हर जगह फिक्स रहती है, उसमें हम टाइप ऑफ कस्टमर, कम्युनिटी और लोकेशन को मद्देनज़र नहीं रखते, हर जगह हम सेम प्राइस पे बेच रहे होते हैं। जबकि डायनामिक प्राइसिंग में हमारी प्राइस वेरी करती है कस्टमर टू कस्टमर, एक कस्टमर को हम ज़्यादा पे दे रहे हैं एक ही चीज़ और दूसरे कस्टमर को हम कम प्राइस पे दे रहे हैं। और मार्केट टू मार्केट भी वेरी करती है, एक मार्केट में हम ज़्यादा महंगी बेच रहे हैं, एक मार्केट में हम कम प्राइस पे बेच रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं डायनामिक प्राइसिंग। अच्छा, अब कौन से फैक्टर्स हैं जब इंटरनेशनल प्राइसिंग सेट की जाती है? जब इंटरनेशनल ट्रेड होती है, प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनली सेल की जाती है कई सारी कंट्रीज़ में, तो उसमें करेंसी को भी देखा जाता है, एक्सचेंज रेट को, कि एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है। जैसे डॉलर और रुपी का
एक डॉलर जो है वो 150 या 160 रुपीज़ का है, तो एक्सचेंज रेट को भी देखा जाएगा। उसके अलावा जो टैक्सेस गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं उनको भी देखा जाता है, और टैरिफ भी एक किस्म का टैक्स होता है जो एक्सपोर्ट करने के ऊपर लगता है। एक्चुअली एक्सपोर्ट पे नहीं, बल्कि जिस कंट्री के अंदर इंपोर्ट हो रहा होता है सामान, वहाँ लगता है। यानी कि अगर यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं तो जिस कंट्री में, सपोज़ अगर हम यूके में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने जो टैक्स हम पे लगाया, हमारी प्रोडक्ट पे लगाया, उसको हम कहेंगे टैरिफ। इसी तरह फ्राइट की कॉस्ट भी आती है, इनके ट्रांसपोर्ट की, सामान को इधर से उधर ले आना। जाहिर बात है इंटरनेशनल ट्रेड है तो उसमें शिप के थ्रू भी हो सकता है ट्रांसपोर्ट, और एयरक्राफ्ट्स के थ्रू भी हो सकता है, रोड के थ्रू भी हो सकता है। तो इन तमाम कॉस्ट को भी देखा जाता है, और इंश्योरेंस भी ज़रूरी होता है जब इंटरनेशनल ट्रेड होती है। तो अब है डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स क्या है? इसका मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल चैनल्स, तमाम उन चैनल्स का कॉम्बिनेशन जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मार्केट में यूज़ करती है, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। मिक्स इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि कॉम्बिनेशन है, और डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स वेरी हो सकता है। एक प्रोडक्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स यूज़ हो रहा है हो सकता है दूसरी प्रोडक्ट में वो ना हो, और एक मार्केट में जो डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स हो रहा है हो सकता है दूसरी मार्केट में वो ना हो। तो ये वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और मार्केट टू मार्केट। अब कौन सी पार्टीज शामिल होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स में? होलसेलर शामिल होते हैं जो कि बल्क क्वांटिटीज़ में ख़रीदते हैं और बल्क में ही ज़ाहिर बातें बेचते हैं, और ये वो लोग होते हैं जिनसे रीसेलर ख़रीदते हैं, यानी वो लोग ख़रीदते हैं होलसेलर से जिनको दोबारा बेचना होता है, जैसे कि रिटेलर वगैरह। तो रिटेलर वो लोग होते हैं, ये भी एक पार्टी है डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स की, जो स्मॉल क्वांटिटीज़ में ख़रीदते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में बेचते हैं, सॉरी, जो ख़रीदते हैं होलसेलर से नॉर्मली या मैन्युफैक्चरर से भी ख़रीद सकते हैं, और ये एंड बायर्स को बेचते हैं, उन लोगों को बेचते हैं जिन्होंने फाइनली यूज़ करनी होती है प्रोडक्ट को, या एंड बायर जो होते हैं जिन्होंने दोबारा सेल नहीं करनी नहीं होती। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब है एक नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंट बॉडीज़, उन बॉडीज़ का एक नेटवर्क जो इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, जिनके थ्रू प्रोडक्ट का फ्लो पॉसिबल होता है मार्केटर से एंड बायर तक, यानी कि जिनके थ्रू प्रोडक्ट जो है वो मार्केटर से एंड बायर तक पहुंच जाती है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहते हैं, जिसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, होलसेल सेलर भी आते हैं और रिटेलर वगैरह भी आ जाते हैं। अब कंज्यूमर प्रोडक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है वो क्या है? कंज्यूमर प्रोडक्ट का मतलब ये है कि मेंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो ज़्यादा होंगे, और मेंबर्स जो है वो ऐड करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में, ट्रांजैक्शन को रिड्यूसिंग करते हुए। और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स वर्क करते हैं प्लेस यूटिलिटी के। प्लेस यूटिलिटी से मुराद है एक प्रोडक्ट बनी कहीं और उसको बेचा जा रहा है वहाँ जहाँ पे उसकी ज़रूरत ज़्यादा है, तो उसकी प्लेस यूटिलिटी बढ़ रही है। अब एक्टिविटीज़ जो डिस्ट्रीब्यूटर्स परफॉर्म करते हैं वो क्या करते हैं? स्टोरेज कैपेसिटी, वो स्टोर कर लेते हैं सामान को। फाइनेंसिंग टू द कैपेसिटी, फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं यानी कि पैसा। और इन्फॉर्मेशन और रिसर्च, बहुत अहम चीज़ ये प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कंपनी को ये जानने की ज़रूरत होती है कि कस्टमर की कौन सी अनसेटिस्फाइड नीड है, और डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन तो डिस्ट्रीब्यूटर परफॉर्म करते ही हैं, यानी कस्टमर तक पहुंचाना। अब है लेक्चर नंबर 30। एजेंट कौन है? एजेंट वो शख्स होता है, वो पर्सन है जो बायर और सेलर्स को दोनों को आपस में मिलाता है, और ये वो लोग होते हैं जो टेक्निकली साउंड होते हैं, इनके टेक्निकली तौर पर ये एक्सपर्ट लोग होते हैं, और ये दोनों पार्टीज़ के लिए काम कर रहे होते हैं, बायर्स के लिए भी सेलर्स के लिए भी। अक्सर आपने स्टेट एजेंसी में अगर आप गए हो कभी तो आपने देखा होगा वो जो स्ट्रीट एजेंट है वो दोनों को मिला रहा होता है। बायर और सेलर, उसका काम क्या है? बायर और सेलर दोनों को मिलाना, और वो दोनों पार्टीज़ के लिए काम कर रहा होता है, दोनों से कमीशन भी लेता है, दोनों के लिए जाहिर बात है वो जो चीज़ सेलर सेल करना चाहता है और बायर बाय करना चाहता है, तो उन दोनों के लिए वो काम करता है। तो मार्केटिंग के अंदर भी एजेंट यही काम करता है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए अगर हम देखें तो उसमें होलसेलर होता है जो बाय करता है कंपनी से प्रोडक्ट और सेल कर देता है इंडस्ट्री को ले आके, और सप्लायर्स होते हैं, एक था होलसेलर और एक था सप्लायर। यहाँ रिटेलर नहीं है, कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए रिटेलर था। तो जो होलसेलर जो सप्लायर होता है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को सप्लाई करता है यूज़र्स को मैन्युफैक्चरर्स के बिहाफ पे, यानी मैन्युफैक्चरर के लिए काम कर रहा होता है। ये मैन्युफैक्चरर के लिए ये जो है वो यूज़र्स तक प्रोडक्ट को जो है वो पहुँचाता है सप्लायर। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ की अगर हम बात करें तो पहली है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे होते हैं इंटरमीडियरीज, यानी कि दरमियान के जो लोग होते हैं वो कई सारे लोग होते हैं, और ये स्ट्रेटजी उनके लिए यूज़ होती है जो कंज्यूमर गुड्स हैं, जो कंज्यूमर आइटम हैं उनके लिए यूज़ होती है, जो कंज्यूम होने वाले गुड्स हैं उनके लिए। और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसमें क्या होता है कि सेलर्स की जो है वो एक्सक्लूसिव टारगेट मार्केट होती है, और इसमें इंटरमीडियरीज भी फ्यूज़ होते हैं, बहुत कम इंटरमीडियरीज होते हैं, दरमियान में जो लोग होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर वो बहुत कम होते हैं। और जो लो प्राइस कंज्यूमर आइटम की अगर हम बात करें तो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होती है, जिसमें कई सारे इंटरमीडियरीज होते हैं, जबकि हाई प्राइस आइटम्स के अंदर एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होती है जिसमें बहुत कम
इंटरमीडियरीज यूज़ होते हैं। चैनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? चैनल कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब मार्केटर्स और चैनल मेंबर्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, डिफरेंसेस आ जाते हैं, दोनों की राय में डिफरेंस आ जाता है, मार्केटर की कुछ और राय है और चैनल मेंबर की कुछ और राय है। और वो कॉन्फ्लिक्ट किन किन चीज़ों में हो सकता है? प्राइस के ऊपर, कि प्राइसिंग के ऊपर क्या प्राइस होनी चाहिए, इसके ऊपर भी एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, दोनों की अपनी अपनी ओपिनियन हो। सप्लाई ऑफ गुड्स में भी हो सकता है और उसके अलावा कलेक्शन एंड रिकवरीज में भी हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो दोनों के दरमियान डिफरेंसेस हो सकते हैं, उससे कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है। चैनल लीडरशिप क्या होती है? ये वो ऑर्गेनाइजेशन है या वो पर्सन है जिसके पास ज़्यादा पावर होती है डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, तो उसको हम कहते हैं चैनल लीडरशिप। ये एक पर्सन भी हो सकता है, ये ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, तो इसके पास ज़्यादा पावर होती है डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन मेकिंग में। और रिटेलर कौन होता है? ये तो पहले भी आ चुका है, जो बल्क क्वांटिटी में परचेज़ करता है, होलसेलर से ही करता है नॉर्मली, और कंपनी से भी कर सकता है, और एंड बायर्स तक बेचता है, यानी उन बायर्स को बेचता है जिन्होंने आगे रीसेल नहीं करना होता, जिन्होंने खुद कंज्यूम करनी होती है या यूज़ करनी होती है। अच्छा, टाइप्स ऑफ रिटेलर की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट लाइन रिटेलर होते हैं, जैसे कि जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक प्रोडक्ट लाइन को। प्रोडक्ट लाइन से मुराद सिमिलर चेन ऑफ सिमिलर गुड्स, यानी एक जैसे गुड्स की जो है वो चेन को कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो है वो शैम्पू भी बनाती है, जेल भी बनाती है, तो वो उसकी एक पूरी प्रोडक्ट लाइन है। सिमिलर किस्म की जो प्रोडक्ट, मिलती जुलती जो प्रोडक्ट होती हैं, एक जैसी बिल्कुल सेम नहीं होती लेकिन मिलती जुलती जो प्रोडक्ट होती हैं, उन तमाम प्रोडक्ट की एक प्रोडक्ट लाइन होती है। और जो बार्गेन रिटेलर होते हैं वो क्या करते हैं? वो कैटलॉग को आप समझें पहले, फिर आपको समझ में आएगा ये कौन होता है। तो कैटलॉग जो है वो कोई बुक है या ब्रोशर होती है जिसके अंदर प्रोडक्ट के पूरे फीचर्स लिखे हुए होते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, और उसमें प्राइसेस भी लिखे हुए होते हैं प्रोडक्ट के, तो उसको तो हम कहते हैं कैटलॉग। और जो बार्गेन रिटेलर होते हैं ये अपने कैटलॉग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बायर्स तक ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उनको दे देते हैं कि भाई ये जो है। अच्छा, अगर रिटेलर्स के हम टाइप्स की बात करें तो डिस्काउंट हाउसेस होता है पहली टाइप। ये डिस्काउंट हाउसेस वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो डिस्काउंट प्राइस पे लोगों को चीज़ें देती हैं, सेल करती हैं। तो पहली टाइप तो ये हो गई रिटेलर की। दूसरी है फैक्ट्री आउटलेट। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अक्सर फैक्ट्री के साथ भी लगी होती है, फैक्ट्री के पास भी होती हैं ये, और फैक्ट्री वालों ने खुद ये आउटलेट्स बनाई होती हैं जो कि फैक्ट्री आउटलेट्स कहलाई जाती हैं। ये भी एक रिटेलर की टाइप्स है। डायरेक्टली फैक्ट्री ज़ाहिर बात है कभी भी रिटेल पे सेल नहीं करती, लेकिन जो उनकी अपनी आउटलेट्स होती हैं, जैसे क्यू मोबाइल की आउटलेट है, वो जो है फैक्ट्री आउटलेट है। इस तरह और भी कंपनीज़ की अपनी आउटलेट्स होती हैं। कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं जो लॉन्गर सर्विस के लिए लॉन्गर आवर्स के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इनके प्राइसेस जो है वो कुछ ज़्यादा होते हैं आम सुपर स्टोर से, क्योंकि ये ज़ाहिर बात है कन्वीनियंस स्टोर होता है, इनकी सर्विसेज जो है वो लॉन्गर आवर्स के लिए होती हैं, और इनके पास सिर्फ वही प्रोडक्ट होती है जो इन डिमांड प्रोडक्ट होती हैं। अच्छा, अब है फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? ये एक ऐसी अरेंजमेंट को कहा जाता है जिसके ज़रिए फिज़िकल मूवमेंट की प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल होती है, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो फिज़िकली तौर पे मूव करती है मैन्युफैक्चरर से एंड बायर तक, यानी कि कंपनी में बनी प्रोडक्ट उसके बाद होलसेलर तक आई, फिर रिटेलर तक आई, और फिर वो एंड बायर तक आ गई। तो इसको हम कहते हैं फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन। इनके प्रोडक्ट जो है वो मूव कर रही है, अरेंजमेंट के थ्रू मूव कर रही है, प्रोडक्ट फिज़िकली तौर पे मूव कर रही है मैन्युफैक्चरर से एंड बायर तक। और फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए हमें कंसिडर करना पड़ता है मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के, हमारे क्या मेथड्स होंगे डिस्ट्रीब्यूशन के। उसके अलावा प्राइसिंग भी हम देखेंगे कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, स्पीड, हमें कितनी स्पीड रिक्वायर्ड है एंड बायर तक पहुंचाने के लिए, और अदर फैक्टर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है आपके सामने। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एयर ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है सामान की, यानी कि एयरक्राफ्ट को यूज़ किया जाए जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। रोड भी यूज़ किया जा सकता है, पिकअप्स हैं या ट्रक्स यूज़ की जाती हैं उसके लिए। पाइपलाइंस भी यूज़ की जा सकती हैं ऑयल वगैरह के लिए। उसके अलावा शिप यानी सी शिप तो बहुत कॉमन है जब इंटरनेशनल ट्रेड होती है वहाँ पे। अब जो एयरक्राफ्ट यूज़ की जाती है वो किन सिचुएशन में यूज़ की जाती है? जब फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स, ऐसे पेरिशेबल आइटम्स के लिए जो अक्सर एयरक्राफ्ट यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो जल्दी ख़राब हो सकती हैं। और सिलेक्शन जब की जाती है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, तो वो किन किन चीज़ों को सामने रख के की जाती है? सिलेक्शन में एक चीज़ तो ये भी है कि जब सिलेक्शन होती है तो हम चेंजेस को भी कंसिडर करते हैं, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम रोड के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट अगर एक गुड को कर रहे हैं तो हम जो है वो
कभी भी एयर के थ्रू नहीं करेंगे या सी के थ्रू नहीं करेंगे। हम हो सकता है कि रोड के थ्रू भी कर रहे हो और हो सकता है सी के थ्रू भी कर रहे हो। तो चेंजेस भी हम कर सकते हैं। रोड के थ्रू पहले हम कर रहे थे, अब हम सी के थ्रू कर रहे हैं। उसके अलावा इंटर मॉडल ट्रांसपोर्टेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा मोड को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हम सी भी यूज़ कर रहे हैं, हम एयरक्राफ्ट भी यूज़ कर रहे हैं, दोनों मोड एक साथ हम यूज़ कर रहे हैं। और कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो कंसिडर करने चाहिए मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट को मूवमेंट के लिए यानी मैन्युफैक्चरर से एंड बायर तक प्रोडक्ट पहुंचनी है, तो हमने किन किन चीज़ों को कंसिडर करना है। उसकी कॉस्ट देखनी है हमने कि प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट है, प्रोडक्ट की नेचर कैसी है, वो पेरिशेबल गुड्स है या नहीं है, डिस्टेंस कितना है। अब जाहिर बात है डिस्टेंस में अब हम ये देखेंगे कि लैंडलॉक कंट्रीज़ में हम कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट, या फिर हम सी के थ्रू हम ऐसे, जाहिर बात है जब पाकिस्तान से अगर हम यूएस या यूके की तरफ अगर हम करेंगे कोई प्रोडक्ट को मूव को अगर हम सेल करना चाहेंगे, मूव होगी तो वो तो सी के थ्रू होगी या एयरक्राफ्ट के थ्रू होगी, रोड के थ्रू नहीं हो सकते। और फिर कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स भी देखी जाती हैं, तो इन तमाम चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। अच्छा, प्रमोशन क्या है? प्रमोशन का मतलब है कि वैरायटी ऑफ टेक्निक्स, कई सारी टेक्निक्स का यूज़ करना कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, प्रोडक्ट के बारे में, उसकी प्राइस के बारे में, फीचर्स के बारे में, पॉलिसी के बारे में कंपनी की, तो इसको हम कहते हैं प्रमोशन। और ज़ाहिर बात है प्रमोशन जो है एक तरह से कम्युनिकेशन किया जा रहा है, यानी कि कस्टमर को एक तरह से बताया जा रहा है कि हमारी ये प्रोडक्ट है, इसके ये प्राइस है, इसके अंदर ये फीचर्स लगे हुए हमारी कंपनी की पॉलिसी से, तो इसको हम कहते हैं प्रमोशन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टेक्निक है प्रमोशन की वो है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में क्या किया जा रहा होता है? हाँ, बताया ही जा रहा होता है कस्टमर्स को कि ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर ये फीचर्स है, इसकी प्राइस ये और कंपनी की ये पॉलिसी है। अच्छा, प्रमोशन मिक्स क्या है? प्रमोशन मिक्स में कई सारे तरीके यूज़ किए जाते हैं कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, बायर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कि एडवर्टाइजिंग भी एक साथ यूज़ की जा रही है, पब्लिक रिलेशन भी यूज़ किया जा रहा है, और भी कई सारे तरीके जो है वो यूज़ करके एक साथ जब कम्युनिकेट किया जाएगा कई सारी चीज़ों को यूज़ करके, तो उसको हम कहते हैं प्रमोशन मिक्स। गोल्स क्या होते हैं प्रमोशन के? अवेयरनेस क्रिएट करना, कस्टमर्स को बताना कि भाई ये प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रही है मार्केट में, हमारी ये प्रोडक्ट है। कस्टमर को परसुएट करना कि प्रोडक्ट को लाइक करे, उसको पसंद करे, और कस्टमर को इस बात के लिए भी परसुएट करना कि प्रोडक्ट को ख़रीदे भी। नाउ द लेक्चर नंबर 31 विच इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस वीडियो, स्ट्रेटजीज़ फॉर प्रमोशन। कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ यूज़ के होती हैं? पुल स्ट्रेटजी। पुल स्ट्रेटजी में क्या होता है कि एंड बायर को टारगेट किया जाता है, उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है मीडिया के थ्रू कि वो प्रोडक्ट को ख़रीदे मिडिलमैन से। यानी फॉर एग्जांपल ऐड चलता है जैसे टीवी पे, तो इस तरीके से ऐड में दिखाया जाएगा कि एंड बायर इतना इन्फ्लुएंस होगा, उसका दिल चाहेगा कि वो प्रोडक्ट को जाके ख़रीद ले मिडिलमैन से, तो इसको हम कहते हैं पुल स्ट्रेटजी, यानी कि खींचा जा रहा है एंड बायर को। और पुश स्ट्रेटजी में क्या होता है? एंड बायर को टारगेट नहीं किया जाता, उसको खींचा नहीं जाता प्रोडक्ट की तरफ, बल्कि प्रोडक्ट को किसी भी तरह मार्केट में पुश किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि कंपनी जो वो टारगेट करती है मिडिलमैन को, जो मिडिलमैन होता है होलसेलर या रिटेलर, उसको इंसेंटिव देती है कि प्रोडक्ट को पुश करे। अक्सर आपने देखा होगा कि आप एक कंपनी की प्रोडक्ट लेने जाते हैं मार्केट में, लेकिन दुकानदार बोलता है कि इस कंपनी की नहीं, हमारे पास दूसरी कंपनी की है, तो वो दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट जानबूझ के आपको सेल पुश करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उस पर उसको इंसेंटिव मिल रहा होता है। तो अक्सर दुकानदार इसी वजह से प्रोडक्ट पुश करते हैं, क्योंकि उस पर उनको इंसेंटिव मिल रहा होता है, या तो कमीशन उनको अच्छा मिलता है या फिर उस पर उनको प्रॉफिट अच्छा मिल रहा होता है। इस वजह से ओप्पो की कंपनी वाले भी यही करते हैं, वो दुकानदारों को अच्छा प्रॉफिट या इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं, तो इसी वजह से अक्सर दुकानदार चाहते हैं कि ओप्पो का फ़ोन पुश करें। और मेडिसिन कंपनीज़ भी ये स्ट्रेटजी यूज़ कर रही होती हैं, वो अपने मेडिकल रेप्स को यूज़ करती हैं, डॉक्टर्स को इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं मेडिसिन लिखने के लिए। इसी वजह से बहुत से डॉक्टर्स ज़रूरत से ज़्यादा मेडिसिन भी लिखते हैं इसी वजह से, क्योंकि उस पर उनको इंसेंटिव मिल रहा होता है। अब मार्केटर्स को क्या करना चाहिए? उन दोनों स्ट्रेटजीज़ को एक साथ यूज़ करना चाहिए ताकि ज़्यादा अच्छा जो है वो प्रमोशन कर सके अपनी प्रोडक्ट का। अच्छा, प्रमोशनल मिक्स का क्या मतलब है? प्रमोशनल मिक्स में जो है वो ये होता है कि तमाम प्रमोशन के टूल्स यूज़ किए जाते हैं ताकि कस्टमर के साथ कम्युनिकेट किया जा सके। इसमें एडवर्टाइजिंग भी शामिल है, पर्सनल सेलिंग भी शामिल है और पब्लिक रिलेशन भी शामिल होती हैं। तो इन तमाम टूल्स को एक साथ यूज़ करने को हम कहते हैं प्रमोशनल मिक्स, ताकि कस्टमर के साथ कम्युनिकेट किया जा सके, उनको बताया जा सके प्रोडक्ट के बारे में। अब बाइंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि बायर की अनसेटिस्फाइड नीड क्या है, कौन कौन सी ऐसी ज़रूरियात हैं जो बायर की पूरी नहीं हुई हैं। फिर उन ऑब्जेक्ट्स को ढूंढा जाता है जो सेटिस्फाई कर सके उन नीड्स को। किसी को अगर भूख लगी है तो जाहिर बात है खाने की चीज़ें देखेगा, भाई बर्गर है, पिज़्ज़ा है या फिर रोटी वगैरह को वो सर्च करेगा कि किससे मैं अपनी भूख को मिटाऊँ, यानी अपनी नीड को पूरी कर सकूँ। उसके बाद फिर वो कंपैरिजन करेगा अल्टरनेटिव्स के कि क्या बेटर है, बर्गर बेटर है, पिज़्ज़ा बेटर है या फिर रोटी बेटर है। अब जो उसको बेटर लगेगी उसके मुताबिक वो फिर बाइंग डिसीजन लेगा। बाइंग डिसीजन के बाद फिर आता है पोस्ट बाइंग बिहेवियर। अब
पोस्ट बाइंग बिहेवियर तब आएगा जब ख़रीदने के बाद। अब चीज़ जितनी अच्छी होगी उतना पोस्ट बाइंग बिहेवियर पॉजिटिव होगा, और अगर चीज़ ख़राब होगी तो पोस्ट बाइंग बिहेवियर फिर उसी के मुताबिक होगा। अच्छा, एडवर्टाइजिंग है क्या? अब तक आपने एडवर्टाइजिंग के बारे में सुना तो बहुत है, लेकिन एडवर्टाइजिंग असल में है क्या? एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है पेड फॉर्म, या अनपेड लिखा हुआ है जो कि गलत लिखा हुआ है। पेड फॉर्म, ये एक पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है, यानी पैसे देना पड़ता है एडवर्टाइजिंग के अंदर, और इसके अंदर प्रमोशन की जा रही होती है किसकी? गुड्स की, सर्विस की, या आइडियाज़ की। यानी सामान भी बेचा जा सकता है एडवर्टाइजिंग के थ्रू, यानी प्रमोट किया जा रहा होता है, सर्विस की भी प्रमोशन की जाती है और आइडियाज़ की भी। तो एनी पेड फॉर्म ऑफ एनी प्रमोशन ऑफ एनी गुड्स सर्विसेज थ्रू नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। अच्छा, अब ये प्रेजेंटेशन होती है, एडवर्टाइजिंग एक प्रेजेंटेशन है जो नॉन पर्सनल है। पर्सनली किसी को उसमें जो है वो टारगेट नहीं किया जाता है, बल्कि नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होती है ये, या फिर प्रेजेंटेशन कहें, ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ आइडेंटिफाइबल स्पॉन्सर। जो स्पॉन्सर होता है वो आइडेंटिफाइबल होता है, लोगों को पता होता है कि कौन स्पॉन्सर है, तो इसी को हम एडवर्टाइजिंग कहते हैं कि ये पेड फॉर्म है। आपने अहम बात भी ध्यान में रखनी है, पहली चीज़ तो ये रखनी है कि पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है, पेड फॉर्म है, यानी इसके लिए पे करना पड़ता है। और नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है या प्रेजेंटेशन है जो आइडेंटिफाइबल स्पॉन्सर के थ्रू की जाती है, और इसके अंदर कोई भी एक आइडिया, सर्विस या गुड की प्रमोशन की जाती है। टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग की बात करें तो परसुएसिव एडवर्टाइजिंग है, जिसमें कस्टमर को जो है वो परसुएट किया जाता है कि वो प्रोडक्ट ख़रीदे दूसरे प्रोडक्ट्स के मुकाबले में कंपेयर करके, यानी वो तो कंपैरेटिव में कंपेयर किया जाता है। यहाँ पे तो कस्टमर को परसुएट किया जाता है कि वो बाय करे प्रोडक्ट को, ख़रीदे प्रोडक्ट को, जबकि कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग के अंदर जो है वो परसुएट नहीं किया जाता, बल्कि कस्टमर को दिखाया जाता है कंपेयर करके एक प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट से, कि हमारे प्रोडक्ट में क्या क्वालिटीज़ हैं जो दूसरी प्रोडक्ट में नहीं है, और कुछ कंट्रीज़ में टेक्निक अलाउ भी नहीं है। अच्छा, अब है रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट के बारे में रिमाइंड कराया जाता है कस्टमर को। अक्सर ऐसा होता है कि कोई पुरानी प्रोडक्ट है जिसकी एडवर्टाइजिंग आना बंद हो गई थी और लोग उसको भूल गए थे, अचानक से उसकी एडवर्टाइजिंग आना शुरू हो जाती है और लोगों को वो प्रोडक्ट याद आ जाती है, और लोग सोचते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट अभी भी मार्केट में अवेलेबल है, तो उसको हम कहते हैं रिमाइंडिंग एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के मीडिया क्या है? मीडिया का मतलब है वो तरीका जिसके थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है टारगेट ऑडियंस से, टारगेट ऑडियंस को बताया जा रहा होता है प्रोडक्ट के बारे में, कम्युनिकेट किया जा रहा होता है, उसको हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग मीडिया। वैरायटी ऑफ मीडिया है, कई सारे हैं। कौन कौन सा मीडिया है? प्रिंट मीडिया है, जितनी भी प्रिंटेड फॉर्म के अंदर मीडिया यूज़ होता है, जैसे न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स वगैरह है, उसको हम कहते हैं प्रिंट मीडिया। एडवांटेज क्या होता है न्यूज़पेपर के कि जनरल पब्लिक तक ईजिली एक्सेस है, हर जगह मिल जाता है ये। डिसएडवांटेज भी होते हैं, लो लिटरेसी रेट है, हर कोई इसको ज़ाहिर बात है रीड नहीं कर सकता हमारे यहाँ, और क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, न्यूज़पेपर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। और अगर हम मैगज़ीन के बारे में बात करें तो मैगज़ीन की लाइफ न्यूज़पेपर के मुकाबले में ज़्यादा होती है, सालों साल तक लोग मैगज़ीन जो है वो यूज़ करते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर जो है वो बहुत कम यूज़ कर, ज़ाहिर बात है चंद दिनों में ही न्यूज़पेपर लोग हटा देते हैं अपने पास से। और मैसेज जो है अंडरस्टैंड द मैसेज इन न्यूज़पेपर। अब फ़ायदा ये होता है कि जो रिटर्न जो मैसेजेस होते हैं, जो रिटर्न मीडिया यूज़ होता है जब एडवर्टाइजिंग के लिए, तो जो कस्टमर होता है, जो एंड जो टारगेट ऑडियंस होती है, वो बार बार रीड कर सकती है मैसेज को, अगर उनको एक बार मैसेज समझ नहीं आया। जबकि टीवी पर जो ऐड चलते हैं, जो रेडियो पे चलते हैं, उसमें वो बार बार उस ऐड को जो है वो प्ले नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है रिटर्न कम्युनिकेशन का, रिटर्न जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया जो है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबसे ज़्यादा जिसमें यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वो टेलीविज़न होता है। इसका फ़ायदा है कि तकरीबन हर जगह अवेलेबल होता है, और इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं एक साथ, जैसे कि इसमें लिसनिंग भी है और वाचिंग भी, देख भी रहे हैं और साथ में सुन भी रहे हैं। और इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, इसका फ़ायदा ये है टेलीविज़न का, जिसके थ्रू मैसेज को अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। एक तरफ तो इसमें लिसनिंग भी है, वाचिंग भी है, कई सारे इसमें कलर्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, आप जेस्चर्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, कई सारी चीज़ें इसमें यूज़ की जाती हैं जिसके थ्रू मैसेज को अट्रैक्टिव बनाया जाता है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। ऐसे एरियाज़ भी जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, और हमारे यहाँ तो ये भी इशू है कि अक्सर लोड शेडिंग का जो इशू है, तो फिर जिस दौरान ऐड चला, हो सकता है उस दौरान उस जहाँ पे टारगेट ऑडियंस बैठी थी वहाँ बिजली ही गायब हो। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ और भी इसका डिसएडवांटेज में इजाफा होता है।
टारगेट ऑडियंस के पास टाइम ना हो टीवी देखने का, ये भी एक चांस है कि जिनको हम टारगेट कर रहे हैं उनके पास टाइम ही नहीं है, और ये एक्सपेंसिव भी है। नए जो टेलीविज़न आते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। रेडियो की अगर हम बात करें तो रेडियो तो तकरीबन हर जगह उसकी रीच है, और ये पर्सनल फ्रेंड की तरह भी है बहुत से लोगों के लिए। अक्सर लोग इसको गाड़ी में भी सुनते हैं और अपने एज अ फ्रेंड के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। और टेलीविज़न के मुकाबले में रेडियो काफ़ी चीप है, बहुत सस्ता है, इसको ख़रीदना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू टेलीविज़न। और इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, जैसे इसमें पिक्चर्स नहीं है, इसमें वैरायटी नहीं है अवेलेबल है टेलीविज़न की तरह मैसेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अच्छा, अब है आउटडोर मीडिया। ये भी कुछ मीडिया यूज़ होते हैं एडवर्टाइजिंग के लिए, जैसे होर्डिंग्स। बड़े बड़े आपने होर्डिंग्स लगे हुए देखे होंगे, अक्सर रोड्स के ऊपर लगे होते हैं, जिस पे बड़ी बड़ी इमेजेस होती हैं और प्रोडक्ट को शो किया जा रहा होता है। उसमें कलरफुल किस्म की इमेजेस दिखाई जा रही होती हैं, लेकिन उसकी भी लिमिटेशन है, वो ये कि एक अप्रोप्रिएट जगह का ढूंढना है, एक ऐसी जगह का ढूंढना है जहाँ पे टारगेट ऑडियंस का गुजरना हो, तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। उसके अलावा कुछ और तरीके भी यूज़ होते हैं, जैसे सिनेमा में होती है एडवर्टाइजिंग, टेलीफोन डायरेक्टरी है, येलो पेजेस है, रेलवे टाइम टेबल है, पैनल ऑफ बसेस है, और मैसेजेस इन ट्रेन्स में भी मैसेजेस कुछ दिए जाते हैं, वो भी सारे एडवर्टाइजिंग होते हैं। अब यूनिक कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं प्रमोशन के लिए, जैसे स्काई राइटिंग यूज़ की जाती है, जिसके अंदर एयरक्राफ्ट को यूज़ किया जाता है, उसके थ्रू जो है वो बाकायदा आसमान पे एक तरह से लिखा गया होता है किसी प्रोडक्ट के बारे में जिसकी प्रमोशन की जा रही होती है। उसके अलावा लेज़र राइटिंग भी यूज़ की जाती है, लेज़र का यूज़ किया जाता है प्रमोशन के लिए। अब है चॉइस ऑफ मीडिया फॉर प्रमोशन, किस तरीके से मीडिया को हम चॉइस करेंगे, कौन सा मीडिया बेहतर है, टेलीविज़न बेटर है, रेडियो बेटर है, या प्रिंट मीडिया बेटर है। तो कोई भी एक मीडिया बेटर नहीं है दूसरे मीडिया से, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। अगर कोई टेलीविज़न को यूज़ करता है तो ज़ाहिर बात है टेलीविज़न एक्सपेंसिव है, रेडियो को यूज़ करता है एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन उसके अंदर ज़ाहिर बात है पिक्चर ना होने की ऐसी लिमिटेशन है, तो कोई भी एक मीडिया बेटर नहीं है दूसरे से। ये डिपेंड करता है कॉस्ट के ऊपर कि हमारी कॉस्ट क्या है, क्वालिटी क्या है, सर्कुलेशन क्या है, एडिटोरियल का एनवायरनमेंट कैसा है, और लाइफ ऑफ मैसेज। या ज़ाहिर बात है अब अगर हम प्रिंट मैसेज देंगे मैगजीन में स्पेशली, तो उसकी जो लाइफ होगी मैसेज की वो काफ़ी लंबी होगी, निस्बत कि हम न्यूज़पेपर में देंगे तो उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होगी, टेलीविज़न पे भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, रेडियो पे भी नहीं होगी। तो इन तमाम चीज़ों को हम देखते हुए सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, अब है मीडिया मिक्स। मीडिया मिक्स क्या है, डिफरेंट मीडिया का यूज़ करना एक साथ प्रमोशन के लिए गुड्स के। यहाँ पे प्रोडक्शन लिखा हुआ है जो कि गलत है, ये है प्रमोशन ऑफ गुड्स, यानी कि एक तरफ टीवी पे भी ऐड चल रहा है, रेडियो पे भी ऐड चल रहा है, न्यूज़पेपर पे भी ऐड चल रहा है। इसको हम कहेंगे मीडिया मिक्स, कई सारे मीडिया का एक साथ यूज़ किया जा रहा है प्रमोशन के लिए, तो इसको हम कहते हैं मीडिया मिक्स। और एडवर्टाइजिंग कैंपेन क्या है, इसमें क्या होता है कि एडवर्टाइजिंग के टूल्स यूज़ किए जाते हैं ताकि कस्टमर्स तक पहुँच सकें। तो कस्टमर्स तक पहुँचने के लिए जब एडवर्टाइजिंग के टूल्स यूज़ करेंगे उसको हम कहेंगे एडवर्टाइजिंग कैंपेन। और एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है जो एडवर्टाइजिंग वगैरह बनाती है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, एक अलग से कंपनी होती है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़, आम कंपनी से बिल्कुल हट के बनी होती है, जिनका काम ही एडवर्टाइजिंग करना होता है, एडवर्टाइजिंग बनाना होता है। अब ये इनके पास मुख्तलिफ एरियाज़ ऑफ प्रमोशन के एक्सपर्ट्स होते हैं जो एड्स तैयार करते हैं, जो प्रमोशन से रिलेटेड एक्सपर्टीज़ रखते हैं। और बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो है वो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ का यूज़ करती हैं अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो खुद से अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन कर सकें। तो ये था आज का लेसन, जिसके अंदर आपको 3 लेक्चर्स कवर करवाए गए। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।